स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज 31 मई आज के दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यार्थियों, आप लोगों की जो किशोरावस्था की जो आयु है बारह वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष मान लीजिए, जो आप लोगों की का आयु वर्ग पड़ता है, ज्यादातर बच्चे या व्यक्ति इसी आयु वर्ग में तंबाकू के सेवन की आदत डालते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैसा कि आप जीव विज्ञान के छात्र हैं, तमाम बार कई जगहों पर आप पढ़ चुके हैं कि तंबाकू हमारे शरीर को किन किन प्रकारों से नुकसान करता है, कितनी हानियां तंबाकू हमारे शरीर को पहुंचाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो आप इन तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन ना करें। ये मादक पदार्थ है, नशे की लत है। आप स्वयं को तंबाकू के उपयोग से, तंबाकू के सेवन से या इसके बने उत्पादों के सेवन से बचाएं। इतना ही नहीं, आप समाज में अपनों को या अन्य लोगों को भी तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों को बता करके उनको भी तंबाकू के सेवन को रोकने की सलाह दें। अगर आप अपने द्वारा किए गए कार्यों से एक भी व्यक्ति को तंबाकू सेवन से मुक्त कर ले गए तो समझिए हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य सार्थक हो गया। तो बच्चों, मैं ये जिम्मेदारी आपको फिर से एक बार दे रहा हूं कि आप खुद को बचाएं इस तंबाकू जैसी खराब नशे की लत से। खुद को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं, अपने परिजनों को बचाएं और अपने समाज के अन्य लोगों को बचाएं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करके, इसके प्रति जागरूक करके, इसके नुकसानों को बता करके इस एक मुहिम चलाएं कि अपने जीवन में हम कुछ लोगों को तो समझा बुझा करके इसकी लत से अलग कर देंगे। तो इसी आशा के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले दिनों आपने कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक मॉडर्न टेक्निक जो फल उत्पादन या कह लीजिए बागवानी या कृषि में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नई नई तकनीकें प्रयोग की जाती हैं उन्नत कृषि के लिए, तो उसकी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन। या इसी को आप ऊतक संवर्धन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर। तो आज हम सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपगेशन या ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपने कक्षा 11 में जब कोसा पढ़ा था, कोसा और उसकी संरचना पढ़ा, तो उसमें आपने एक कॉमन पॉइंट पढ़ी थी कोसा सिद्धांत में कि जितने भी जीव होते हैं सभी
कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात आपने पढ़ी। और थोड़ा और अगर हम आगे जाएं तो हमने उसमें और पढ़ा होगा कि जीव द्रव्य की मौलिक संरचना सभी कोशिकाओं में लगभग समान होती है। जीव द्रव्य की मौलिक संरचना सभी कोशिकाओं में लगभग समान होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे कोशिकाओं की ग्रेडिंग या कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, इस तरह से बनते जाते हैं। जो विकसित जीवों में जब कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन हो जाता है, सेल डिफरेंशिएशन जब हो जाता है, स्रव विभाजन कोशिकाओं में हो जाता है, तो धीरे धीरे कोशिकाएं स्पेशलाइज हो जाती हैं। तब आप देखते हैं कि एक जीव के शरीर की दूसरे अंग की कोशिका दूसरे प्रकार की होती है और किसी अन्य अंग की कोशिका दूसरे प्रकार की होती है। जैसे मानव के शरीर में आप देखिए तंत्रिका कोशिका दूसरे प्रकार की है, तो किसी सेक्रेटरी ग्लैंड की कोशिका दूसरे प्रकार की होगी, पाचन तंत्र की कोशिका, पाचन अंगों की कोशिका दूसरे प्रकार की होंगी, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की कोशिका दूसरे प्रकार की होगी। तो ये यहाँ ऐसा क्यों हो गया, इनमें अंतर क्यों कोशिकाओं में हो गया? सेल डिफरेंशिएशन के कारण, ड्यू टू सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन के कारण शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं बन गई। और किसी भी जीव के शरीर में जितने ज्यादा सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जितने ज्यादा ग्रेडिंग का सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, उन कोशिकाओं में विभिन्नता उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। जबकि सरल जीवों में जिनमें सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उनमें कोशिकाओं में विभिन्नता कम होती है, कोशिकाओं में एक रूपता ज्यादा पाई जाती है। तो एक मोटी बात हमने ये जानी कि सभी कोशिकाएं मौलिक संरचना में, या कह लीजिए उनमें जीव द्रव्य की मूलभूत संरचना समान होती है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। पौधों के शरीर के किसी भाग की कोशिकाओं को निकालते हैं। पौधे के शरीर की किसी भाग की कोशिकाओं को निकाल करके फिर उसको प्रयोगशाला में कृत्रिम वातावरण में, इन विट्रो, चाहे कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में, उन कोशिकाओं की कृत्रिम वृद्धि कराते हैं। उन कोशिकाओं के संवर्धन माध्यम में कृत्रिम वृद्धि कराते हैं। फिर उन्हीं कोशिकाओं से उनमें विशेष अंगों का विकास किया जाता है, जैसे जड़, तंत्र और प्ररोह तंत्र। और फिर इससे नए नए जो जड़ और प्ररोह तंत्र का विकास करके उसी से प्लांटलेट्स तैयार कर लिया जाता है, यानी प्रारंभिक पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। फिर उन प्रारंभिक पौधों को विकसित करके पादप के रूप में या सीडलिंग के रूप में, नए पौधों के रूप में विकसित किया जाता है। और फिर उनको प्रोपगेट करके चाहे गमले में और चाहे खेतों में या बगीचों में नए पौधे तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। फिर से एक बार जाने सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। पादप कोशिका के किसी भाग से कोशिकाओं को निकाल करके उन कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करके या प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में, जैसे ताप, दाब और सांद्रता, रसायनों की सांद्रता, प्रकाश, इन सब जो कारक हैं, जो जीवों के विकास के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं, इन कारकों को नियंत्रित करके प्रयोगशाला में ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रयोगशाला में नियंत्रित करके फिर उसकी कृत्रिम वृद्धि कराते हैं। कृत्रिम वृद्धि कराने के बाद उससे विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उसमें प्ररोह का, जड़ का विकास करके नए प्लांटलेट्स तैयार किए जाते हैं। प्लांटलेट्स मीन्स जो पौधे प्रोपगेशन के लिए लगाने के लिए तैयार है, उनसे पहले की स्टेज प्लांटलेट्स तैयार किए जाते हैं। फिर इन प्लांटलेट्स को नियोनेटल या नए पौधों के रूप में विकसित करके फिर चाहे गार्डन में या गमले में लगा करके विकसित किया जाता है। तो इससे नए पौधे विकसित होते हैं। यहाँ ये देखा गया, ना तो यहाँ बीजों के द्वारा जनन कराया गया, ना तो कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन आपने पढ़ा, ना तो ये कायिक प्रवर्धन है। ये कायिक विधियों से पूरी डाल या उसको नहीं लगाया जाता है, बल्कि थोड़ी सी कोशिकाओं को लेकर के प्रयोग किया जाता है। इस जो सूक्ष्म प्रवर्धन का विकास, सबसे पहले विकास हाइबर लैंडर्ट सूक्ष्म प्रवर्धन को सबसे पहले हाइबर लैंडर्ट ने विकसित किया। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म माइक्रो प्रोपगेशन की विकास किया। उसके पश्चात 1978 में स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1978 में सिंगल सेल से ही
ये थोड़ा और मॉडर्न टेक्निक है, इन्होंने सिंगल सेल से पूरे नए पौधे का विकास किया। स्टीवार्ड ने गाजर की जड़ की कोशिकाओं को निकाल करके उसकी एक कोशिका से ही उसके पूरे पादप का विकास किया। अब देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन की जरूरत क्यों वैज्ञानिकों को लगी, क्यों इसका विकास किया गया। वास्तव में यह देखा गया अधिकांश पौधों की जो प्ररोह तंत्र होते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं या कक्षस्थ, जो अग्रस्थ कलिका या कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, ये तेजी से विकसित होती हैं और इनमें प्रायः विषाणुओं का या दूसरे रोगाणुओं का संक्रमण कम होता है। तो माइक्रो प्रोपागेशन के लिए प्रायः ऐसी जगहों से इसको संरक्षित कर लिया जाता है, कल्चर ले लिया जाता है और उन कोशिकाओं से ही नए पौधों का विकास किया जाता है, जिससे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और यील्ड की क्षमता, उसमें उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें, फिर से आप एक बार जानें सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन किसी पौधे की कोशिकाओं को लेकर उसको संवर्धन माध्यम में जीव विज्ञान प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों जैसे नियंत्रित ताप, नियंत्रित दाब, नियंत्रित प्रकाश, नियंत्रित रासायनिक सांद्रता आदि की नियंत्रित वातावरणीय दशाओं में नए पौधे के रूप में विकसित करने को सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि इससे एक कोशिका से फिर ऊतकों का विकास किया जाता है, इसलिए उसे हम ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर का विकास या ऊतक संवर्धन का, माइक्रो प्रोपगेशन का विकास हेबल हैटंड ने की शुरुआत की। उसके बाद स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने एक कोशिका से ही, गाजर की एक कोशिका से पूरे प्लांट को विकसित करने का प्रक्रम किया। तो ये तो आप एक इन ब्रीफ सूक्ष्म प्रवर्धन हो गया। अब हम आपको सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाविधि बताते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाविधि को समझने के लिए इसे हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाविधि को हम 4 चरणों में या 3 चरणों में कह लीजिए बांट सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला काम करते हैं हम उस पौधे का चयन करते हैं जिससे हमें नए पौधों को विकसित करना है। प्रथम चरण में हम उस पौधे का चयन करके फिर उस पौधे की एपिकल बड या कक्षस्थ कलिकाओं से या डाल या किसी शाखा से हम कुछ कोशिकाओं को चयनित करते हैं। ये पादप हो गया जिससे नए पौधों का विकास करना था। अब इसकी कक्षस्थ कलिका से या अग्रस्थ कलिका से कुछ कोशिकाओं को निकाल लिया जाता है, बड मेरिस्टेम को या एपिकल मेरिस्टेम को, और इसको कंटेनर में रखा जाता है। ये चाहे कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। फिर इसको नियंत्रित ताप, इस पर नियंत्रित प्रकाश, इन सारी कृत्रिम व्यवस्थाओं में रखा जाता है। फिर इसको कृत्रिम पोषण माध्यम, कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और इस कल्चर मीडियम में इन कोशिकाओं की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। कृत्रिम कल्चर मीडियम में, पोषण माध्यम में इस कोशिकाओं की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। अब जो कोशिकाओं का समूह जो तैयार हो जाता है, कोशिकाओं का एक बाल जो तैयार हो जाता है वृद्धि करके, इसको कैलस नाम दिया जाता है। कैलस क्या है? कैलस जो मातृ पादप से, जो पेरेंट पादप से जो कोशिकाओं को लेकर के संवर्धन माध्यम में जो उसकी वृद्धि कराएगी कोशिकाओं की, अब जब ये ऊतक या कोशिकाओं का एक समूह तैयार हो गया, इस समूह को कैलस कहते हैं। फिर अब
ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में इसमें कुछ हार्मोन्स को इनमें दे करके इसमें प्ररोह तंत्र का विकास किया जाता है। बच्चों आगे आपको हम पढ़ाएंगे पादप वृद्धि नियंत्रक या कह लीजिए प्लांट हार्मोन्स जिनको कहते हैं। तो कई ये हार्मोन्स का एक समूह होता है। जैसे जंतुओं में हार्मोन्स होते हैं, विभिन्न हार्मोन्स विभिन्न जैविक क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। उसी तरह पौधों में भी तमाम सारे हार्मोन्स होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। तो एक ऑक्सिन हार्मोन होता है जो सेल इलांगेशन के लिए उत्तरदायी होता है, और साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो पौधों में कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है। तो अब एक कैलस के विकास के लिए भी और कैलस से फिर प्ररोह तंत्र के विकास के लिए भी इन दोनों हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। फिर इन दोनों हार्मोन्स की सांद्रता को नियंत्रित करते हुए जब इस पर अप्लाई किया जाता है तो इसमें इसका प्ररोह तंत्र विकसित होने लगता है। इस कैलस में, ये जो कैलस था, इस कैलस में ऐसे प्ररोह तंत्र विकसित होने लगता है। ये अब प्ररोह तंत्र का विकास कर लिया गया। फिर अगले स्टेप में इसमें ये जो प्ररोह तंत्र विकसित हो गया था, इसमें फिर कुछ हार्मोन्स को अप्लाई करके, इन हार्मोन्स को अप्लाई करके फिर इसमें रूट का विकास करा लिया गया। तो इस तरह से ये प्लांटलेट तैयार हो गया। इसको कहेंगे प्लांटलेट्स। अब ये जो प्लांटलेट है इसको यहां से उठा करके किसी गमले में या जहां पर हमें उसमें खेत में या बागवानी में जहां भी लगाना था उसको लगा करके इसकी वृद्धि करा दी जाएगी। ये हो गया। तो इस तरह से इसके चरण पूरे हो जाते हैं। पहले पैरेंट प्लांट से इसकी कोशिकाओं का चयन किया गया, चाहे एपिकल मेरिस्टेम से, चाहे एक्साइल मेरिस्टेम से, लेटरल मेरिस्टेम से। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ग्रोइंग की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। पिछले साल हमने आप लोगों को पढ़ाया था जो डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं, या अस्थायी ऊतक होते हैं और विभाज्योतक होते हैं। तो जो विभाज्योतक होते हैं इनमें विभाजन की, कोशिका विभाजन की बहुत अधिक क्षमता होती है। तो इस मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को लेकर के उनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में रख करके ग्रो कराया जाता है। जो एक कोशिकाओं का जो समूह तक तैयार हो जाता है इसको कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस पर विभिन्न ग्रोथ हार्मोन्स का प्रयोग करके, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, इनका प्रयोग करके इनमें प्ररोह तंत्र का विकास किया जाता है। फिर इसमें और फर्दर हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस करके फिर इसमें जड़ तंत्र का विकास कर लिया जाता है, जिससे प्लांटलेट तैयार हो जाता है। अब यह प्लांटलेट्स इसको वहां से लेकर के फिर तो चाहे खेत में लगाना है या गार्डन में लगाना है या गमले में इसको लगा करके फिर प्लांट तैयार कर लिया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वो माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन या टिश्यू कल्चर कहलाती है। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा उन्नतशील किस्म के पौधे तैयार किए जाते हैं। अब अगर हम देखें इसकी विशेषता क्या है, क्यों इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, इस टेक्निक का क्या प्रयोग है, क्यों क्या महत्व है, तो इसमें यह देखने को मिलता है कि जो सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाली फसलें होती हैं, लैंगिक जनन करने वाली फसलों में विसेचन और युग्मक जनन के कारण विभिन्नताएं आ जाती हैं। विविधताओं के आने के कारण कई पीढ़ियों के बाद उनमें वाइगर लॉस होता रहता है, ओज ह्रास उनमें होता रहता है। ये क्या होते हैं, ये जो पौधों की कोशिकाओं से सोमैटिक सेल्स ली, सोमैटिक सेल्स लेने के कारण इनमें जो पौधे बनते हैं ये पेरेंट पौधों के क्लोन होते हैं, सोमैटिक क्लोन होते हैं, इसलिए इनमें विभिन्नता की संभावना नहीं है। ये इनके आनुवंशिक लक्षण सारे के सारे ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे पेरेंट पादप के थे, पेरेंट प्लांट के थे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे हैव ऑल द जेनेटिकल कैरेक्टर्स सेम एज देयर पेरेंट। ओके, दूसरी बात, ये इस तकनीक के द्वारा लैब की नियंत्रित परिस्थितियों में कम समय में बहुत अधिक पौधों को विकसित किया जाता है। तीसरी बात ये कि ये जो
कृत्रिम संवर्धन या जो सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं ये रोग प्रतिरोधक होते हैं। ये पौधे रोग प्रतिरोधक होते हैं। इनमें विभिन्न वायरसेस, पैथोजन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, क्योंकि ये कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से ली गई जिन पर प्रायः इन घटकों का असर नहीं होता है, तो इसलिए इन पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगली बात, जो माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा जो पौधे बनाए गए, कई बार देखा जाता है कि इनमें विभिन्न क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट भी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जैसे सूखा और बाढ़, सूखा हो गया, अधिक तापमान हो गया, कम तापमान हो गया, इनके अगेंस्ट इनमें भी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके द्वारा एक समय में कम श्रम के द्वारा अधिक संख्या में पौधों का विकास भी किया जा सकता है। तो हाँ, और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा हम जेनेटिकली जो एक लिंगी पौधे होते हैं, जैसे हमने आपको कुछ पौधों को पढ़ा है, कुछ पौधे एक लिंगी होते हैं, जैसे पपीता, ये एक लिंगाश्रयी पौधा है जिसमें एक पादप शरीर पर केवल एक ही प्रकार के पुष्प होते हैं, चाहे वो नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो। तो सामान्यतः होता है पपीते के पौधे में मादा पौधे पर फल लगते हैं, जबकि नर पौधे पर फल नहीं लगते हैं। आपको इस विषय की जानकारी होगी, प्राथमिक कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे, इससे पहले की कक्षाओं में फल जो है वो अंडाशय के ही विकसित रूप को करते हैं, क्योंकि नर पौधा जो है उसमें केवल नर पुष्प होते हैं, नर पुष्प में अंडाशय है ही नहीं है, तो उसमें फल का विकास नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो पौधा यूजलेस हो जाता है, उस पौधे का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा हम केवल फीमेल प्लांट से, जो एक लिंगाश्रयी पौधे हैं जैसे पपीता, इसके फीमेल प्लांट से ही सेल्स लेकर के और इनको ग्रो कराएंगे और उससे नया पौधा तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कंफर्म रहेगा पहले से ही कि ऑल द डेवलप्ड प्लांट बाय टिश्यू कल्चर आर फीमेल। जितने भी पौधे टिश्यू कल्चर के द्वारा बनाए गए फीमेल्स, उससे लेकर के प्लांट से सेल्स को लेकर के प्रोपोगेट करके, तो वो सारे के सारे पौधे फीमेल ही होंगे। फीमेल होंगे तो उनमें सब में फल आएंगे, और इस तरह से जो पौधों की आबादी में, जो पपीते की पौधों की आबादी में जो नर पुष्प निकल जाते हैं, जिनके कारण उनमें फलों का विकास नहीं होता है, अर्थात वो जो एक क्षेत्र विशेष में उनकी संख्या कह लीजिए, जितने मेल प्लांट हो गए उतना उत्पादन कम हो गया, उस समस्या से निपटा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कहें कि इसके द्वारा एक लिंगाश्रयी पौधों में ऐसे पौधों का विकास किया जा सकता है जो केवल मादा पौधे हों, जिससे उनमें फल लगे और नर पौधे उसमें उस आबादी में विकसित ना होने को पाए। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको बताया कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाविधि क्या है और सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या लाभ है। आपने देखा सूक्ष्म प्रवर्धन से तमाम सारे लाभ हैं, इसलिए वर्तमान समय में तमाम सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है या बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनमें टिश्यू कल्चर पर बहुत सारा काम होता रहता है। टिश्यू कल्चर के द्वारा तमाम नए प्रकार के पौधे भी विकसित किए जाते हैं और उनके क्लोन भी डिराइव किए जाते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में कृषि और बागवानी और फल, इनकी पुष्प और फलों की उत्पादन क्षमता में अधिकाधिक वृद्धि की जा रही है। उनको रोग प्रतिरोधक बनाया जा रहा है, विभिन्न रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोधक बनाया जा रहा है और विभिन्न क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट प्रतिरोधक बनाया जा रहा है, जिससे उत्पादन अधिक हो रहा है और लागत कम मिल रही है। तो बच्चों, आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं सूक्ष्म प्रोपोगेशन पर, फिर आपको कल मिलते हैं। धन्यवाद।